नमस्कार। उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका चौधरी और आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। उत्तराखंड में राजनीति अब भूचाल लाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री को बदलने की खबर जो है वो राजनीति के गलियारों में हलचल में नजर आ रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को अचानक दिल्ली तलब किए जाने के कायस पर लगाए जा रहे हैं कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदले जाने की ये बात जो है सामने निकल कर आ सकती है, जिस पर अब कांग्रेस भी तंज कसने लगी है। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा है कि अब मुख्यमंत्री बदलने से बीजेपी को कोई फायदा नहीं होने वाला है। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से भराड़ीसेन में विधायकों और मंत्रियों ने एक भगदड़ सी मची हुई है और उससे लगता है कि बीजेपी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जिस तरीके से बजट सत्र में भराड़ीसेन में एक अजीब सा वातावरण बना, जिस बजट सत्र को जो है 10 मार्च तक चलना था, उस बजट सत्र को एक ही दिन में जो है सरकार ने पूरा करने का काम किया। हमारी समझ में नहीं आया कि बजट सत्र के बीच में जो है कोर कमेटी की बैठक आउट की गई और उस कोर कमेटी की बैठक में आनंद में तमाम मंत्रीगण, तमाम विधायक जो है हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से देहरादून आए। तो ये दर्शाता है कि सरकार की जो कार्यप्रणाली है उससे भारतीय जनता पार्टी में आम सहमति नहीं है और जो टकराव है वो सामने निकल करके आया है। आप लोग भी कई बार कांग्रेस पे जो है कहते थे कि समन्वय नहीं, लेकिन भाजपा में जो कुछ हुआ आपके सामने है और अब भी परिस्थितियां जो है वो मैं समझता हूं कि काबू में नहीं है, कभी भी कुछ हो सकता है। ये हालत, ये स्थिति है और कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि नेतृत्व परिवर्तन होगा। तो नेतृत्व परिवर्तन से भी अब बात बनने वाली नहीं है। इसलिए बात बनने वाली नहीं है कि 4 साल की जो भाजपा की सरकार है उस सरकार ने लगातार जन विरोधी निर्णय लेने का काम किया। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी अपने पैर पसारती हुई नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी के राज्य प्रभारी दिनेश मोहनिया ने दावा किया है कि बीजेपी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। उन्होंने ये भी दावा किया है कि 2022 के चुनाव में बीजेपी और आप की आपसी टक्कर होगी और आगामी चुनावों को लेकर क्या रणनीति रहेगी, इस संबंध में भी हमारे संवाददाता धनराज गर्ग ने आप प्रभारी से खास बातचीत की है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा है। उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर भूचाल आ गया है, जहां मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को आनंद फानन में दिल्ली तलब कर लिया गया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या सत्ता परिवर्तन होगी या फिर मुख्यमंत्री परिवर्तन होगा। तो वहीं आम आदमी पार्टी भी अब अपने पैर उत्तराखंड में जमाती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के प्रभारी आम आदमी पार्टी के दिनेश मोहनिया जी। उनसे बात करेंगे किस तरीके से वो आगे अपनी रणनीति तय करेंगे। प्रभारी जी, आपका स्वागत है सबसे पहले हमारे जेके। धन्यवाद सर। जिस तरह देखते हैं कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को दिल्ली तलब कर लिया है, कोर कमेटी की बैठक यहां पर की गई है, तो किस तरह देखते हैं पूरी राजनीति, एक हलचल पूरी राजनीति में नजर आ रही है? देखिए, हमारा ये मानना है कि ये जो सरकार है जो पिछले 4 सालों से हर मोर्चे पे विफल रही है, उस सरकार को जितना जल्द से जल्द हो वो जाना चाहिए। असंतुष्टता केवल पब्लिक में नहीं है, विधायकों में भी है, मंत्रियों में भी है। सब तरफ इस सरकार को लेकर रोष है, गुस्सा है। सब लोगों का यह मानना है कि जिन उम्मीदों के साथ भारतीय जनता पार्टी को वोट किया गया था, लेकिन वो उम्मीदें कहीं पूरी नहीं हुई। पिछले 4 साल में एक काम इस सरकार के पास नहीं है जो बता सके कि इस क्षेत्र में ये काम किया गया। उत्तराखंड पैर पसारती जा रही है, अपना कुनबा बढ़ रहा है, लगातार आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है कि आम आदमी पार्टी लगातार कार्यकर्ताओं को जोड़ रही है। तो 2022 के चुनाव में क्या देखते हैं कि क्या आप आम आदमी पार्टी जो है बीजेपी से टक्कर होगी या फिर कांग्रेस से? कांग्रेस को किस पायदान पर आप देखते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि 2022 का जो चुनाव है वो केवल भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में होने वाला है। इस पूरे चुनावी परिदृश्य में कांग्रेस मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रही। कांग्रेस में ना तो समर्थ है और ना ही उनकी इच्छा है भाजपा से लड़ने की। मुझे लगता है जो मित्र विपक्ष की भूमिका भी तक निभाई है उन्होंने, उसको लेकर भी जनता में रोष है। उत्तराखंड का निर्माण केवल इसलिए नहीं हुआ था कि मैप के ऊपर कुछ लकीरें खींच दी जाएंगी और एक नया प्रदेश बन जाएगा। मुझे लगता है कि वो जन भावनाओं की पूर्ति के लिए इस राज्य का निर्माण हुआ था, जिसको अब केवल आम आदमी पार्टी पूरा कर सकती है।
हमारे साथ मौजूद थे दिनेश मोहनिया जी, उत्तराखंड के आम आदमी पार्टी के प्रभारी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी एक तीसरा विकल्प बनकर अब उत्तराखंड में उभर रही है और लगातार विधायकों का आना भी इसमें निश्चित है कि कहीं ना कहीं 4 विधायक जो उनके संपर्क हैं वो जल्द ही आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेंगे और आने वाले 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के अंदर एक सरकार बनाएगी। उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव करीब आते ही सियासी गतिविधियों में तेजी नजर आ रही है और सभी सियासी पार्टियों ने 2022 के चुनाव के लिए कमर कसने के लिए भी शुरुआत कर दी है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा है कि उनकी पार्टी जनाक्रोश रैली के माध्यम से जहां सरकार की गलत नीतियों के बारे में लोगों को बताएगी, वहीं पार्टी ने योजनाओं से भी जनता को अवगत भी करवाया है। उन्होंने ये भी बताया कि वो अपनी इस रैली को 14 मार्च को श्रीनगर से शुरू करते हुए अन्य जिलों में भी ले जाएंगे। जनाक्रोश रैली के माध्यम से उत्तराखंड की आम जनमानस के बीच जाने का काम और इसकी शुरुआत श्रीनगर गढ़वाल से हम करने जा रहे हैं। 14 मार्च को जो है श्रीनगर में जनाक्रोश रैली का आयोजन किया गया, जिस जनाक्रोश रैली में बड़ी संख्या कांग्रेस की और आम जनता प्रतिभाग करने का काम करेंगे। 14 मार्च के बाद 25 मार्च को जो है हम राजधानी के अंदर जनाक्रोश रैली का आयोजन करेंगे। 5 अप्रैल को जो है हम उत्तरकाशी में जनाक्रोश रैली का आयोजन करेंगे। उसके बाद पिथौरागढ़ के बाद हम हरिद्वार के बाद उधम सिंह नगर और तमाम जगह जो है, चाहे टीडी हो चाहे अल्मोड़ा हो, हर वजह हम जनाक्रोश रैली के माध्यम से आम जाने का कार्य करेंगे। उत्तराखंड का स्वास्थ्य विभाग लगातार बदहाली के दौर से गुजर रहा है और विभाग लगातार डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी से जूझ रहा है। राजधानी के मात्र 20 किलोमीटर पर बसे गांव के लोगों को भी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं। वहीं उत्तराखंड की डीजी हेल्थ तृप्ति बहुगुणा ने स्वीकार किया है कि देहरादून के अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है, लेकिन जल्द ही इस कमी को दूर भी कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए नए डॉक्टरों के चयन की प्रक्रिया भी चल रही है और ये कार्य मार्च अंत तक पूर्ण रूप से हो जाएगा। पूर्व से हम लोग सभी मिलकर इसका सामना कर ही रहे हैं और आने वाला समय भी हमारी जहाँ तक रही है चिकित्सालय भी सुदृढ़ीकरण की तरफ हो रहे हैं। हमारा जो HR की मैं बात करूँगी, उसके डॉक्टर्स के या असिस्टेंट स्टाफ नर्सेस के अध्याचन गए हुए हैं, तो जब इन लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा तो हमारी जो चिकित्सा इकाइयाँ हैं और सुदृढ़ीकरण हो जाएगी। तो हम इस चैलेंज को, जो महामारी चैलेंज है या फर्दर आगे भी हमारी सेवाएं होंगी, वो डेफिनेटली बेटर होंगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उत्तराखंड की डीजी हेल्थ तृप्ति बहुगुणा ने सभी देशवासियों को महिला दिवस की बधाई भी दी और कहा कि महिला और पुरुष एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वह देश में महिलाओं के प्रति एक नई सोच को देख रही है। आजकल महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस में सभी लोगों को शुभकामनाएं देती हूँ। और जहाँ तक रही कि लाइक वुमेंस की इक्वलिटी, तो मेल हो या फीमेल हो, एक दूसरे के सहयोग से ही काम होता है। जो भी है हम एक दूसरे को सहयोग देते चलें। हम क्या है कि नहीं फीमेल को ही तवज्जो दे, नहीं। हाँ, ज़रूर बहुत समय से लेडीज़ को लाइक लिंग के उसमें काफ़ी परेशानी भी झेली हैं, लेकिन आज के दिन में ये मैं कहूँगी कि लोग इस बात को समझ भी रहे हैं, समाज भी समझ रहा है, समाज में बदलाव भी आ रहा है। तो मैं यही सबसे आशा करूंगी कि इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में अपनी सोच को अच्छी तरह सकारात्मक सोच को बरकरार करके महिलाओं का और सहयोग दें। सहयोग की बात।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर डोईवाला नगर पालिका परिषद में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को स्वच्छ भारत अभियान को आगे बढ़ाने के साथ साथ सूखा और गीला कचरा अलग अलग डालने की भी अपील की गई। कार्यक्रम में महिला पर्यावरण मंत्री को भी सम्मानित किया गया और साथ ही उन समाज सेवी को भी सम्मानित किया गया जो कि पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए लगातार अपना योगदान भी दे रहे हैं। वहीं डोईवाला के ईओ विजय चौहान ने एक निर्धन परिवार की बालिका को गोद लेकर उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी लेकर एक मिसाल भी पेश की है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और ये दिवस इस वजह मनाया जाता है कि हम महिलाओं को सशक्त बनाएं। ऐसे में जो नगर पालिका सीमा में अच्छा कार्य कर रही हैं हमारी महिलाएं, चाहे वो स्वच्छता से संबंधित हो, चाहे वो स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री चला रही हैं। जैसा कि उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं आपको, यहाँ पर एक महिला ग्रुप है जिसमें कि वो लोग जो है हर्बल रंग बना रहे हैं, जो कि आपका आटे से, मैदे से और अन्य हर्बल चीज़ों से बना रहे हैं, जिसको कि नगर पालिका के हम सब कर्मचारी जो हैं अपने अपने पैसों के शेयर कर उसको तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूरी दुनिया के साथ साथ देहरादून जिला महिला चिकित्सालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है और कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जिलाधिकारी की धर्मपत्नी प्रज्ञा दीक्षित रही। प्रज्ञा दीक्षित के द्वारा महिलाओं को व्यक्तिगत हाइजीन के बारे में भी प्रेरित किया गया और कहा गया कि महिलाएं आज के समय में हर क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रही हैं और इस महामारी में भी कोविड-19 के समय में भी चिकित्सा के क्षेत्र में जुड़ी महिलाओं के द्वारा बढ़ चढ़कर कार्य भी किया जा रहा है। महिलाएं सशक्त भारत की वीर नारियां हैं जो कि विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य भी कर रही हैं। और जितनी भी लेडीज हैं वो कपड़ा छोड़ के सैनिटरी नैपकिन अपनाएं कि देखिए जो साफ सफाई नहीं भी रखना चाहते थे, कोविड-19 आके उन्हें सिखा गया है कि सफाई सबसे जरूरी है। तो हमने आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से इस जिला अस्पताल में सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन और इंसिनरेटर लगाया है और मैं चाहूँगी उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में जहाँ भी ज़रूरत है हम वहाँ इंसिनरेटर्स और सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन लगवाएं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर काशीपुर अखिल ब्राह्मण उत्थान महासभा काशीपुर की ओर से उत्कृष्ट कार्य के लिए महिलाओं को सम्मानित किया गया। सामाजिक, शिक्षा, विज्ञान, कुमायूनी संस्कृति और गीत सहित अन्य क्षेत्र में महिलाओं के उत्कृष्ट कार्यों के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है और इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विपिन चंद्र, एडवोकेट उमेश जोशी, एडवोकेट शैलेंद्र मिश्रा, अरविंद शर्मा सहित अन्य गणमान्य ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया। आज यहाँ पे दीपिका गुड़िया मैम हैं जिनका समाज में और उनके पूर्वजों का काफ़ी काशीपुर उत्तराखंड के लिए योगदान रहा है और ब्राह्मण समाज की वो जिला उपाध्यक्ष होने के नाते अपनी जिम्मेदारियां वो भी निभाती हैं जहाँ भी जैसा मौका मिलता है। और आज हमारा है गीतिका जोशी जी हैं जो आने वाली हैं और उनको भी शिक्षा के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान और रोल रहता है, बहुत अच्छी अपनी भूमिका करती हैं। और श्रीमती कमला शर्मा जी हैं जो रिटायर्ड हमारे डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपलशिप से रिटायर्ड हुई हैं, वो हल्द्वानी में हैं, शायद मुझे लगता है वो आज आने में आ सकती हैं, समय अनुसार देखा जाता है। ब्राह्मण उत्थान महासभा का जो उद्देश्य है वो यही है कि ब्राह्मण एकता स्थापित की जाए और ब्राह्मण वर्ग जो निरंतर अग्रणी होते हुए भी पिछड़ता जा रहा है उसके उत्थान के लिए ये संस्था प्रयासरत है। विकासखंड सितारगंज की ओर से NRLM कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया गया, जिसमें सितारगंज में खास खंड के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने प्रतिभा प्रदर्शन भी किया और वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के कार्यक्रम का शुभारंभ सितारगंज ब्लॉक प्रमुख श्रीमती कमलजीत कौर ने भी किया। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा और प्यार प्रकट करते हुए इस दिन को महिलाओं के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों के उपलक्ष्य में उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। हरिद्वार और देहरादून के मध्य रायवाला में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर पौराणिक देवभूमि सोसाइटी द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आचार्य शिव प्रसाद ममगई राज्य मंत्री उत्तराखंड सरकार बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और जहां उन्होंने कहा कि प्रदेश की त्रिवेंद्र सरकार महिलाओं के लिए लगातार सार्थक प्रयास और कार्य भी कर रही है। वहीं बीजेपी नेत्री भावना शर्मा ने कहा कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड जमींदारी अनुमूल्य और भूमि सुधार अधिनियम में संशोधन करते हुए महिलाओं को
कृषि भूमि में बराबरी का हक देने संबंधी अध्यादेश जो हैं वो जारी किए हैं और इसके बाद महिलाओं को अब उनके लिए जितने भी उनके कार्य हैं उनके लिए तत्पर देखा जा सकता है। वहीं रुड़की में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नगर निगम रुड़की में महिलाओं द्वारा बाइक रैली निकालकर महिला अधिकारियों के प्रति जागरूकता और भारत स्वच्छ भारत अभियान के प्रति भी लोगों को शुरुआत की गई इस अभियान के लिए जागरूक किया गया और मेयर गौरव गोयल और विधायक प्रदीप बत्रा ने बाइक रैली को झंडी दिखाकर रवाना भी किया। कुंभ मेला शुरू हो गया है और अखाड़ों और मेलों में साधु संतों का आगमन जो है वो भी जारी हो गया है। पेशाबियों का दौर भी शुरू हो गया है, लेकिन सरकार द्वारा जारी एसओपी पर साधु संत सवाल उठा रहे हैं। मेले की व्यवस्थाओं में संत समाज थोड़ा सा नाराज नजर आ रहा है और एसओपी को लेकर व्यवस्थाओं को लेकर JK24/7 न्यूज के संवाददाता जसवीर सिंह ने श्री महंत महेश्वर दास के साथ खास बातचीत की है। क्या कहा है संतों ने, आप भी सुनिए। कुंभ मेले के आगाज के साथ ही संतों की जमात अखाड़ों में पहुंचनी शुरू हो गई है। हम मौजूद हैं अकबरपुर ऊद में, संगलवाला बड़ा अखाड़ा है। उदासीन अखाड़े की रमता जमात पहुंची हुई है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक भव्य पंडाल, दिव्य पंडाल यहाँ लगा हुआ है जिसमें संत लोग ठहरे हुए हैं और खास तौर पर जो महंत हमारे साथ में हैं बाबा जी, उनसे बात करेंगे किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और सरकार ने इस बार कुंभ मेले को लेकर के जो व्यवस्थाएं बनाई हैं, एसओपी जारी की है, उस पर भी बात होगी। तो मैं जी, जिस तरह से आपकी अगुवाई में रमता जमात पूरे देश में घूमती हुई अकबरपुर ऊद पहुंची है और अब कुंभ मेले में आगे आप जाएंगे एक अखाड़े के बाद दूसरे में, तीसरे में, कैसा लगा आपको यहाँ की व्यवस्था अकबरपुर ऊद की कैसी है और सरकार की तरफ से क्या कहेंगे आप? अकबरपुर ऊद की व्यवस्था बहुत बढ़िया है, सुंदर है। यहाँ हमारे दिव्य अमर मुनि श्रीमान मैन दिव्य अमर मुनि ने बहुत दिव्य बढ़िया व्यवस्था की है। यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के सभी लोगों ने, हम लोग 6 तारीख को आए तो बहुत दिव्य और भव्य स्वागत किया, सत्कार किया सभी जनता ने मिल करके। और सरकार का तो कोई यहाँ योगदान है नहीं किसी प्रकार का। सड़क भी जो पहले थी बनी वैसी की वैसी है, कुछ उसमें कुछ नहीं किया, किसी प्रकार का वो नहीं है। और ना ही कोई सरकार का प्रतिनिधि आया पूछने के भाई आप ठीक हो नहीं हो क्या है। और आगे भी हमको लगता है इसी तरीके से रहेगा। महाराज जी, एसओपी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, खासकर संत लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से व्यवस्था होनी थी वो तो हुई नहीं, ऊपर से एक चीज़ और थोप दी है कि कोविड के टेस्ट रिपोर्ट लेकर आएंगे। अब इतनी तादाद में संत आओगे, क्या कहेंगे एसओपी को लेकर आप? एसओपी का हम लोगों को पहले भी प्रश्न आया था तो हमने कहा भाई मेला प्रशासन को भी, जिला प्रशासन को भी, कि आप क्या एसओपी है वो हमें भी तो दो उसकी कॉपी, तो हम उसका अध्ययन करें। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।